तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फास्ट एंड फ्यूरियस के यानी एक तरह से F10 के बारे में बात करने जा रहे हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस का जैसे अपकमिंग पार्ट आने वाला है, लोग बाग इसे फाइनल एक तरह से पार्ट बोल रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका F11 जो पार्ट है फास्ट एंड फ्यूरियस का, उसकी कंफर्मेशन हो चुकी है और कास्टिंग भी चुन ली गई है और शायद तक इसकी एक तरह से फोटोग्राफी भी हो चुकी है, सिर्फ शूटिंग होना बाकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फास्ट एंड फ्यूरियस यानी F10 के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ F11 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि F11 यानी फास्ट एंड फ्यूरियस 11 जो पार्ट है वो एक तरह से फाइनल हो चुका है, उसकी कास्टिंग भी फाइनल हो चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली बात करते हैं तो इस मूवी के बजट के बारे में, तो लगभग 3000 यानी सॉरी दोस्तों $300 मिलियन से लेके $400 मिलियन के बीच में इस मूवी का बजट है। और जिस प्रकार से आप सभी को पता है जबरदस्त इसमें कार दिखाई जाती है, सिर्फ इस मूवी के अंदर 50 मिलियन एक तरह से डॉलर तो सिर्फ पेट्रोल के लिए खर्च किए गए और कारों के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस अंदाज में ये मूवी देखने को मिलने वाली है। ऑफिशियल रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो ये आपको 19 मई 2023 में एक तरह से देखने को मिलने वाली है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी इसी के साथ ये इंडिया में भी लॉन्च कर दी जाएगी। ये आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, साथ ही साथ तमिल तेलुगु में शायद तक देखने को मिलेगी। जैसे कोई अपडेट निकल के आती है या एडवांस बुकिंग चालू होती है हमारे चैनल पर, हम आपको बता देंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बेसिकली बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में F10 के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ फास्ट एक्स मूवी के बारे में। फास्ट एक्स को एक तरह से आप जान सकते हो फास्ट एंड फ्यूरियस 10 के रूप में भी आप इसे जान सकते हो। इसका एक तरह से जैक डीन और डैन मैच की एक तरह से लिखी हुई ये स्टोरी है और लुइस लेटर द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है। ये एक अमेरिकन एक्शन मूवी है। ये दोस्तों F9 2021 की एक तरह से अगली कड़ी है। एक तरह से आप इसे इसकी अगली कड़ी मान सकते हैं, जो फास्ट एंड फ्यूरियस एक तरह से फ्रेंचाइज की 10वीं और अंतिम मुख्य किस्त की 11वीं पूर्ण लंबाई वाली एक फिल्म है। फिल्म के अंदर एक तरह से क्रिस और लुड्स और इसके साथ साथ कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ ब्री लार्सन और रीटा मोरेन इस मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं लुइस लेटरियर। साथ ही साथ इसे लिखा है जस्टिन लिन और जैज डी और इसके साथ डैन मैरजो ने। ये एक तरह से आधारित है मैरिड स्कॉट थॉम्पसन पर। साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो नील एच मोरिजन, विल डीजल और इसके साथ जटिल ली और जेफ फिर्च नेबोल और सामता विशेट भी। इसके अंदर जो कैरेक्टर की बात की जाए तो इसके अंदर मुख्य रूप से कैरेक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं विन डीजल और इसी के साथ मिशेल रोड्रिग्स और टाइलिंग ब्रेस के साथ साथ आपको और भी कई किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जॉन सीना भी और सैंग कैंग भी आपको देखने को नजर आ रहे हैं और इनका साथ देते हुए ब्री लार्सन भी और रीता मोरेन भी देखने को मिलने वाले हैं। इस मूवी के अंदर सिनेमेटोग्राफी का काम, जैसा कि आप सभी को पता है, 9 इसकी फिल्में आ चुकी है, एक तरह से 9 पार्ट आ चुके हैं, जिसके अंदर जबरदस्त एक तरह से सिनेमेटोग्राफी की थी और इसका जो सिनेमेटोग्राफी का काम संभाला है एक तरह से F10 का स्टीव एंड विड ने मुख्य रूप से इसकी एडिटिंग की है डायल हाई स्टीन और इसी के साथ केली मैकमोथ और इसके साथ लोरा नॉर्थविच और कॉर्बिन हैमल। साथ ही साथ ही म्यूजिक देते हुए इस मूवी में नजर आया है ब्यान टायलर। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात की जाए तो मूल मूवी और वन रेस फिल्म्स और इसके साथ क्रिस चैनबर्न फिल्म्स बिल्कुल सही एक तरह से थंडर एंटरटेनमेंट ने इसे डायरेक्ट किया प्रोड्यूस किया है। साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्स पिक्चर संभालने वाली है। साथ ही साथ ये आपको मुख्य रूप से इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाली है 19 मई 2023 को। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। इंडिया के अंदर दोस्तों इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो मुख्य रूप से ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ तमिल तेलुगु का भी फिक्स नहीं हुआ है। 2014 में 10वीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर 2020 में 2 भाग के सामने की योजना बनाई गई,
लिन को मुख्य श्रृंखलाओं के साथ निर्देशांक में लौटने के लिए पुष्टि की और अप्रैल 2022 में एक तरह से मुख्य फोटोग्राफी शुरू करने के लिए फिल्म के अधिकारी से शक का खुलासा किया गया। रचनात्मक मतभेदों का हवाला देते हुए ली ने उस महीने बाद में निर्देशांक के लिए छोड़ दिया। हालांकि उन्हें क्रेडिट लेखन और निर्माण करना जारी रखा और लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रतिस्थापन के रूप में काम पर रखा गया। और स्क्रिप्ट के बारे में बात की जाए तो नियोजित पुनर्लेख किया गया और लंबे समय तक एक तरह से लौटने के बाद 340 मिलियन के अनुमानित बजट में इस मूवी में काम कर रहे हैं। अब तक की एक तरह से 7वीं सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। और फिल्मांकन अगस्त में चालू हुआ, जो कि लंदन में हो रहा था, और रोमन और इसके साथ लिबर्स और लॉन एर्जिन यूनिवर्स पिक्चर द्वारा फास्ट एक्स को 29 मई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज कर दिया जाएगा। इसका सीक्वल, जिसका एक तरह से उद्देश्य मुख्य श्रृंखला की अंतिम किस्त होना है, वह विकसित होगा। और बेस की बात की जाए तो ये मूवी एक तरह से डोमिनिक टोरेटो को अपने चालक दल और अपने परिवार को सिफर से बचाना चाहता है। साथ ही साथ जो पास्ट लाइव 2011 में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए ड्रैगन हॉर्न्स और रेस के बड़े टॉस रेस के साथ सेना में शामिल हो गया है। और इसके बारे में बात की जाए तो इसके अंदर डोमिनिक यानी डॉम के रूप में एक तरह से विनी डीजल देखने को मिलने वाले एक पूर्व अपराधी और पेशावर स्टीम रेसर और सेवानिवृत्त हो चुका है और अपने एक तरह से पत्नी और इसके साथ लेटी ऑट और अपनी बेटे ब्रैंड मोर के साथ घर बसा चुका है। एक तरह से साक्षात्कार में लेटर ने फास्ट एक्स को पिछली किस्तों में डर कार्यों को नतीजे को खोज रहे हैं और वर्णित किया है। साथ ही साथ इन्होंने रक्षा करने के लिए बहुत संघर्ष किया और भुगतान करने की कीमत है उसके दुश्मन और उसके पीछे आ रहे हैं। और लेटी ऑडियंस के रूप में मिशेल रोडी और डॉम्स की पत्नी और एक पूर्व अपराधी मैसोर स्टीन रेसर और रोमन पेस के रूप में टायरिड गिल्बर्स और एक पूर्व एक तरह से आधुनिक अपराधी और विशेष स्टीन रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज आर्क के रूप में क्रिस लुडक्रिस और ब्रिज और एक तकनीकी विशेषज्ञ अमेरिकन और डोमो की टीम का एक सदस्य डॉटर रेसर के रूप में जेस मेयर्स और ड्रैग लॉर्ड हॉर्न्स। और इसके साथ साथ फास्ट लाइव 2011 की घटनाओं के दौरान अपने पिता की मौत का एक तरह से ड्रोम और उनके चालक दल के खिलाफ बदला लेने की मांग कर रहा है। मो ने चेत को ड्राम की पत्नी के रूप में वर्णित किया है। वह एक तरह से बहुत उदास और उबेलिंग है। उसके साथ साथ इसके अंदर टाइम के खिलाफ खेलने की भी इच्छा रखती है। साथ ही साथ रेफरी के रूप में नाथली एन आपको देखने को नजर आ रहा है, एक कंप्यूटर हैक्टिव और डोम की टीम का सदस्य है। और भी कई किरदार है, लगभग 10 से 15 एक्टर इस मूवी के अंदर आपको कास्टिंग में देखने को नजर आ रहे हैं। नवंबर 2014 में यूनिवर्स पिक्चर के अध्यक्ष डोनाल्ड लैग ने कहा कि फ्यूरियस 7 यानी 2015 के बाद फ्रेंचाइजी में से कम 3 और फिल्में होगी। और अप्रैल 2017 में निर्माता नी एल्स मोरियट ने कहा कि 10वीं प्रवीण क्रिस मार्क के साथ एक तरह से स्क्रिप्ट लेखन के रूप में जुड़े फैज के सम्मान के रूप में काम करेंगे। और अक्टूबर 2017 में श्रृंखला में तकरीबन 4 फिल्मों का निर्देशन करने के लिए बड़े और एक तरह से जेटी ली ने और 9वीं और 10वीं किस्तों के लिए निर्देशन के लिए बातचीत की। फरवरी 2020 में विंडीज के संकेत की दिए और फिल्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसके पुष्टि उन्होंने अप्रैल 2021 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसमें कहा कि वे कवर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन और इतने सारे स्थानों पर इतने सारे जगहों पर जाने के बाद इसे 2 भागों में एक तरह से विभाजित कर दिया गया है। उत्पादन में पहले डीजल ने घोषणा की कि सीक्वल इटली में होगा, जिसमें कहा था कि मुझसे पूछा गया क्या कभी कोई उपन्यास होगा जहां एक इटली में फिल्म हो सकती है, जबकि मार्गन अंततः पटकथा लेखन के रूप में वापस नहीं आया। ये पुष्टि की कि वह जॉर्ज एम और जूनियर डेविड और इसके साथ मार्क वेन के साथ फिल्म का एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेंगे।
साथ ही साथ अप्रैल 2022 में लीना और डैन मूर द्वारा एक नए पटकथा और मौजूदा लिखा गया और 5 जून 2022 को टाइनी गिल्स ने घोषणा की कि वे फास्ट एंड एक्स फ्रेंचाइजी को अपनी जोड़ों की ओर वापस जाते हैं और रिपोर्ट के अनुसार ये पिछली प्रविष्टि के स्टीम रेसिंग तत्वों की वापसी है। और हालांकि फिल्म का वितरण साझा F9 के समान नस और टॉर्टन परिवार के इतिहास का एक तरह से अलग भी जारी रख सकते हैं, लेकिन टेलर ने बाद में खुलासा किया कि फिल्म बड़ी हुई पर एक तरह से पारिवारिक जिम्मेदारी पर केंद्रित है और उन्होंने कहा कि डोमा हमेशा एक अकेला भेड़िया था। वह एक समय में एक तरह से चौथाई मिल रहा है और जब दावा वास्तव में इस इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एक तरह से कोलाइड ऑफ डेंज और इसके साथ 2023 के साथ एक प्रचार संरक्षण के दौरान कहा कि फास्ट एक का अंत लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया जाएगा। और इसी के साथ कोलाइड के साथ एक साक्षात्कार में यूनिवर्सल पिक्चर के निर्माता केल मोरकन ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव और हमारी दखल देने वाली परियोजना के प्रोडक्शन शेड्यूल ने फास्ट एंड फ्यूरियस प्रोजेक्ट होप्स एंड की अगली कड़ी को विकसित करने में देरी की। और 2019 में टेरू में फिल्म सितंबर 2021 और जनवरी 2022 में 5 महीने के लिए नियोजित कार्यक्रम में संचालन करने के लिए फिल्म आया गया। और इसके साथ सड़कों और परिवहन और सामाजिक और सुरक्षा के समन्वय के लिए संस्कृति विभाग के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। फिल्मांकन एक तरह से आवश्यकताओं के आसपास इस तरह की योजनाओं ने ड्रैम और ओवरफ्लाइट का प्रबंधन और सेट के प्रबंधन को सुरक्षा के लिए आवश्यक संचालन पर सीमाएं शामिल की। फास्ट एक तरह से फास्ट एक्स इलेक्ट्रॉनिक कार को पेश करने वाली श्रृंखला की पहली फिल्म है, जिसमें 2014 में डॉन चार्ज डैरन और SRT पेंसी कोस्ट और गुलगिड और डेरन अल्स 5 की एक तरह से सेट एक तरह से देखने को मिलने वाली है। अन्य वाहनों में 2004 और इसके साथ SR हेलिकैट रेडार और 1970 में चार्ज RT शामिल है। बाद में एक फ्रेंचाइजी प्रधान है जो कि 27 जून 2022 को यह बताया गया कि फास्ट एक प्रशंसकों में संबंधित नारगी और गला वी साइड एक तरह से RX-7 LCD फॉर्च्यून शामिल होगी, जिसमें पहली बार दावा फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट 2006 को प्रदर्शित किया गया। फिल्म में इलेक्ट्रॉनिक डोर चार्ज को भी शामिल करने की पुष्टि की गई। और 9 फरवरी 2030 को पहली ट्रेलर को रिलीज करने के साथ इसकी शुरुआत हुई। फॉक्स न्यूज के एक साक्षात्कार में एक डोर ने कहा कि कंपनी की फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ दीर्घकालीन विपणनी साझेदारी है जो कि फास्ट एक्स के साथ जारी रहेगी। फिल्म में निर्देशन होने वाले अन्य वाहनों में विदेशी निर्माता और इसके साथ साथ एल केमिक्स ने 1986 के लिए और हॉट केस के अनुसार फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म में भी दिखाई देने वाले वाहन में आमतौर पर उन वाहनों की मांग में वृद्धि देखी। और टोक्सू गिफ्ट ने एक तरह से प्रदर्शित डेक्सन 200 एक तरह से जेट के बाद अमेरिका में कार की औसतन तत्काल कीमत लगभग $5,000 से $30,000 तक बढ़ गई और 2006 में। इसके साथ बात की जाए तो इसके बारे में तो जून 2021 में डीजल ने खुलासा किया कि वह F9 2021 में चित्र की शुरुआत के बाद के अंदर कार्डी बी 10वीं फिल्म के लेज के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। साथ ही साथ उस महीने के बाद एक तरह से डीजल ने घोषणा की कि फिल्म को फ्रेंचाइजी के 2 भागों में परिणामी और विभाजित किया जाएगा, जिनमें प्रमुख फोटोग्राफी जनवरी 2022 में शुरू होगी और बैक टू बैक होगी। दिसंबर 2021 में ड्वेन जॉनसन ने फास्ट एक्स के लिए लौटने से इनकार कर दिया और एक तरह से डीजल द्वारा एक इंस्टाग्राम पोस्ट को हेरफेर के रूप में वापस करने के लिए कहा। प्रकाशनों के साथ यह दर्शाया कि वह द फेट ऑफ फ्यूरियस यानी एक तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस उसका नाम है 2017 में एक कार्यकारी निर्माता के रूप में डीजल की भूमिकाओं को उपजित डीजल के साथ कथित
एक तरह से झगड़ने का जिक्र कर रहे थे। और इसी के साथ स्क्रीन रेट के लिए लिखते हुए कूपर वुड ने कहा कि फिल्म फास्ट लाइव में जुड़ाव और जोन्स की अनुपस्थिति में कठिनाई को प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ कहानी का हिस्सा जल्द से अजीब हो सकता है और अनुमान लगाया कि फिल्म को जॉनसन के चरित्र के चारों ओर एक तरह से कटौती करने या उसके साथ पुनर्निर्मित या ट्रुथ फुटेज शामिल करने के लिए मजबूर किया गया था। साथ ही साथ 2022 की शुरुआत में जेम्स मोल्स और डॉल्ट खलनायक के रूप में चुने गए, जबकि डेविड फ्लेयर बी लास और इसके साथ एलन रिचर्स को उस अप्रैल तक कलाकारों में शामिल हो गए। और लार्सन शुरू में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाद एक और फ्रेंचाइजी में शामिल होने के लिए हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे एक तरह से मैं डर लग रहा है कि मेरे साथ क्या होगा फास्ट एंड फ्यूरियस में शामिल होने से पहले, लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे उनके साथ रहना है और चाहे मुझे उन पर एक तरह से पछतावा हो। और यहाँ तक कि 1000% मौज हुए। और जबकि मिशा डर ने कहा कि एक तरह से मैं भी इसके अंदर शामिल होने वाला हूँ। 30 दिसंबर 2022 को ये पता चला कि गॉड गैड, जिन्होंने पिछली 3 किस्तों में ग्रेशियन यस का किरदार निभाया था, फास्ट एक्स के लिए एक तरह से फिल्मांकन और मोशन एक तरह से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह 3 दिन के लिए दिखाई गई फिल्मों के 2 संस्करण में से एक में दिखाई देंगे, जिनमें उनकी वापसी की प्रकृति के बारे में भी अधिक जानकारी दी गई है। और कोर्ट की संभावित वापसी का प्रशंसा के साथ आलोचनाओं ने विशेष स्वागत किया है। कुछ लोगों ने स्टार पावर का एक तरह से भुनाने के लिए मत पात्र को पुनर्जीवित करने के लिए मताधिकारी के इतिहास की आलोचना की है। साथ ही साथ नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। साथ ही साथ 9 फरवरी 2023 को फिल्म के ट्रेलर को रिलीज के बाद लेट्रिया ने पिछले फिल्मों के पोवर को विशेषता वाले अभिलेखन फुटेज फास्ट एक्स से एक तरह से इस्तेमाल करने पर संकेत देते हुए कहा कि ब्रांड में बहुत जीवित है और वापस कूदते हैं और आगे की एक तरह से अतीत में वर्तमान के बीच अपनी एक तरह से अतीत पर बयान को देखते हैं। और इसके साथ फ्यूरियस 7 2015 में फ्रेंचाइजी में उनकी पसंदीदा फिल्म का भी खुलासा किया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 21 अप्रैल 2022 को शुरू हुई, जिसमें फिल्म के शीर्षक सामने आए और मोशन रीडेक डायरेक्ट और इसी के साथ डिजाइन के अनुसार पहले के एक मोहदम रूट के लिए शामिल नहीं किया गया, जिसने उन्हें एक तरह से उभार के रख दिया और ऑफलाइन में सबसे बड़ी रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए उनकी पुष्टि की गई। एक तरह से फास्ट एक्स उत्पादन बजट लगभग मई में 2022 में लगभग 300 मिलियन बताया गया था, जिसमें नवंबर में संशोधन करके 340 मिलियन कर दिया गया। कलाकारों को उनकी भागीदारी के लिए कथित तौर पर लगभग 100 मिलियन का भुगतान दिया गया, जिसमें से डीजल के लिए लगभग 20 मिलियन शामिल था। यानी आप देख सकते हो कितने भयंकर अंदाज में इस मूवी के अंदर खर्चा हुआ है। साथ ही साथ गाड़ियों के बारे में मैंने बता दिया। साथ ही साथ कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल द्वारा निर्मित महामारी परीक्षण आवश्यकताओं के लिए इसे शुल्क शामिल किया गया। और राइड को रिपोर्ट करने वाले अज्ञात स्रोतों के अनुसार डीजल के कथनिक तौर पर फास्ट एक में बढ़े हुए बजट को रचनात्मक निर्णयों पर जोर दिया गया। और सूत्रों ने लिखा कि डीजल को यूनिवर्स द्वारा एक साथ सबसे महान सितारा और उनके सबसे बड़े सिरदर्द माना जाता है। और ये भी कहा कि किसी भी भुला नहीं देंगे और फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी पूरे के लिए महत्वपूर्ण है। और फिल्मांकन शुरू होने के 1 सप्ताह बाद लिन ने रचनात्मक मतभेद के कारण निर्देशक के रूप में फिल्म छोड़ दी, जिसके एक तरह से प्राथमिक उत्पादन ठप हो गया। हालांकि लिन ने एक निर्माण के रूप में बोर्ड पर काम कर रहे थे और बाद की रिपोर्ट में आरोप लगाया कि इन्हीं की सेट पर डीजल में झपट हो गई उसके साथ, इसलिए वो यहाँ से इसे छोड़कर चले गए। और इसी के साथ लिफ्ट 2023 और द फ्लो 2024 के साथ उनकी प्रतिबाधाओं के कारण क्रम से फ्यूरियस 7 के लिए निर्देशक जेम्स वन ने, जिन्हें कभी द फेस्ट ऑफ फ्यूरियस के निर्देशक के लिए जाना जाता है, लेकिन फ्यूरियस 7 पर अपनी एक तरह से तनावपूर्ण अनुभव के कारण माना गया। उन्होंने कहा कि वैसे विकल्प भी माना जाता है, लेकिन एक्सवेल्स और लॉस्ट किंगडम 2023 के लिए प्रतिबाधाओं में बंधित है। और इसी के साथ दूसरी का एक निर्देशक के लिए रूकल को करा गया। और 2 मई 2022 को लिन ने प्रतिस्थापन के रूप में लुइस लेट्रिस की घोषणा की। लेट्रिस का पहला
पहले से स्टूडियो के साथ एक तरह से संस्थित संबंध था, जिसमें पहले द इरिकोडियंस हल्क 2008 का निर्देशन किया था और फ्रेंचाइजी के बारे में जाना था। वह फ्रेंचाइजी स्टार जेम्स स्टेम 2001 द ट्रांसपोर्ट 2002 के फिल्मांकन से ब्रेक के दौरान पेरिस में मूल फिल्म देने गए थे और शेड्यूल और सिद्धांत विचरण की पुष्टि होने के बाद लेटरेंस लंदन में फिल्मांकन में शामिल हो गए। उन्होंने बाद में खुलासा किया कि शुरुआत में उन्होंने फिल्म को निर्देशन करने की प्रस्तावना को एक तरह से अस्वीकार कर दिया था और इसे विशाल कार्य करार कर दिया था और लंदन में उत्पादन के मध्य एक तरह से वापस चालू किया गया और मैं निर्देशन में जुलाई में अधिक व्यापारिक हुई और इसके साथ साथ फिल्मांकन मई के मध्य में जेंजो डी रोन में हुआ और फिल्मांकन मई के मध्य में 2 सप्ताहों के लिए रोमन में हुआ और 1 सप्ताह के लिए जुलाई के मध्य में दर्शकों को एक तरह से इमराइल्ड में ले गए और इसके साथ फिल्मांकन तक टूरिड में 24 मई और 6 जून के बीच पियाज क्रीमी को एक तरह से रोमन पेज के लिए फिल्मांकन एक्शन दर्शक के साथ लिया गया। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी की बड़ी अपडेट निकल के भी आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब बात कर लेंगे हम म्यूजिक के बारे में। तो फिल्म में साउंड ट्रैक के लिए पहला एकल लेड राइड 10 फरवरी 2023 को जारी किया गया, जिसे YG और टीवी डॉलर सिंह और लैम्बो 409 द्वारा प्रदर्शित किया गया। साउंड ट्रैक में हिप हॉप और पॉप रैगॉट और इलेक्ट्रॉनिक रॉक और हिडेड इलेक्ट्रिक ट्रैक शामिल होने की उम्मीद है। विरोध ने फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रांड टायर की 8 मार्च 2023 को संगीतकार के रूप में पुष्टि की गई। साथ ही साथ इस मूवी के बारे में बात की जाए तो फास्ट एक के कुछ हिस्सों को जून 2022 में भी एक तरह से बार्सिलोना में एक तरह से सीनो यूरोप के पूर्वावलोकन में किया गया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि F10 के बाद F11 फाइनली आएगा और इसी के साथ कई लोग बोल रहे थे F10 फाइनल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी बताया जिसमें विकिपीडिया पर ऑफिशियल रूप से एक तरह से मेंशन कराया गया है कि 2024 में आपको फास्ट एंड फ्यूरियस की यानी 11वीं जो एक तरह से पार्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। इसकी कास्टिंग भी डिसाइड कर ली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इसके एक तरह से F10 के बारे में डिस्कशन किया और अब इसके जो कास्टिंग है इस F10 के अंदर जो कास्टिंग देखने को मिलने वाला है वो F11 में भी है। तो दोनों के एक ही कास्टिंग हो गए, तो इसके बाद हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों चालू करते हैं सबसे पहले कास्टिंग जानना। दोस्तों इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए हम इस मूवी की कई आपको एक्सप्लेनेशन बता रहे थे और डिटेलिंग में हम बात कर रहे थे। तो मुख्य रूप से मैंने इसकी कई एक्सप्लेनेशन जैसे कि बता दी थी और 1 फरवरी को फिल्म का टीजर पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें डीजल को एक तरह से अकेले केंद्र में दिखाया गया था। उसके सिर को झुका हुआ बताया गया था और एक अंधेरे में हल्की सी एक तरह से पृष्ठभूमि पर उसकी एक तरह से मुट्ठी के बीच एक क्रॉस बना हुआ था और कोलाइड के लिए लिखा हुआ था कि सैफी या काज ने कहा कि उनकी स्थिति एक गहन प्रार्थी को प्रदर्शित है जिसमें थोड़ी मात्रा में प्रकाश है और उसने यह भी कहा कि F9 के लिए रंग विस्फोट की तुलना में एक तरह से पोस्टल की अपेक्षा सादगी फास्ट एक्स में एक गंभीर कहानी का संकेत है। और कागजी ने फिल्म की एक तरह से स्क्रिप्ट अंत तक शुरू की और लिखा टैगमैन तीव्रता का नया एक स्तर दर्शाया गया है और अनुमान लगाया गया है कि ये वेंचाई की कुछ पात्रों के लिए अंत का उल्लेखन कर सकते हैं। और WBUF सिंगर ने पोस्टर को एक तरह से सोबर के रूप में वर्णित किया और इसे फ्रेंचाइजी में उन्हें प्रविष्ट के पोस्टर की तुलना में उल्लेखित रूप से तनावपूर्ण बताया और मोहन आर्सन और डीजल के लिए पात्रों का वितरण देने के एक तरह से फिल्म के लिए 9 फरवरी 2000 को सार्वजनिक रूप से जारी किए गए थे और इसी के साथ 9 फरवरी को सार्वजनिक रूप से जारी किया गया और एक दिन बाद एक तरह से मुख्य कलाकारों को दिखाने वाला एक टीजर जारी किया गया था, जिसके तुरंत बाद आधिकारिक टीजर जारी कर दिया गया और इसी के साथ साथ इस मूवी के एक तरह से फर्स्ट जो ट्रेलर एक तरह से आप मान सकते हैं वो रिलीज़ कर दिया गया। साथ ही साथ इस मूवी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसके तुरंत बाद जैसे कि मैंने बताया टीजर लॉन्च कर दिया गया था और लाइफ ऑफ डेथ 1986 से द कुरगिर और
एक तरह से टैक्स एंड हॉलन द्वारा ट्रेलर को ज़्यादातर एक तरह से बताया गया और इसकी एक तरह से रेटिंग दी गई। और जीयूस के लिए एक लेखन और ग्राउडरिक ने ट्रेलर को शानदार और एक तरह से एक सुपर हिट बताया। साथ ही साथ उन्होंने इसे एक तरह से फिल्म की मूल भावना को पुनरावर्तित किया। और सोशल मीडिया पर एनालिस्ट कंपनी ने एक तरह से रिलीज सीरीज के आंकड़े के अनुसार फिल्म एक तरह से सुपर ब्लॉड ट्रेलर द बिग गेम ट्रेलर करार दिया गया और गेम के बाद 24 घंटे के अवधि में सोशल मीडिया पर 94.1 मिलियन बार देखा गया। यह तीसरा सबसे ज़्यादा देखने वाला ट्रेलर था जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम के एक तरह से पीछे इवेंट में प्रसारित हुआ था और लगभग 134.1 मिलियन व्यूज़ और द फ्लोर्स एक तरह से 97.4 मिलियन व्यू के साथ यह सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ट्रेलर था। और इसी के साथ साथ इसे 110 मिलियन व्यू से भी एक तरह से ज़्यादा देखा गया, जो ये उस फिल्म की अंतिम देरी में पहली थी। और वैराइटी की रिपोर्ट करने वाले नाम सूत्र के अनुसार पहले ट्रेलर ने रिलीजिंग के पहले 72 घंटों के भीतर 29.5 मिलियन बार देखा गया। इंस्टाग्राम पर लगभग 30% व्यू प्राप्त किए, जिसके बाद टिकटॉक पर 25% और फेसबुक पर 22%, यूट्यूब पर 18% और इसके साथ ट्विटर पर 6% नंबर आते हुए, जिसमें से अधिकांश व्यू सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से आए थे। फास्ट एक्स की ट्रेलर की शुरुआत के तुरंत बाद अमेरिका में ट्विटर का एक शेयर विशेष रूप से ट्रेंड कर रहा था। अन्य फास्ट एंड फ्यूरियस रिलीजिंग के समय एक तरह से हॉट व्हील्स ने फास्ट एक्स में प्रदर्शन होने वाली कारों के थीम्स पर आधारित मूल वर्गीकरण की घोषणा की, जो कि फिल्म के साथ रिलीजिंग होने के लिए तैयार थी। 14 मार्च 2030 को आधिकारिक नाटकीय पोस्टर जारी किया गया और कोलाइड के लिए लिखते हुए एंड किंग्स ने एक तरह से पोस्ट की सकारात्मक समीक्षा करते हुए कहा कि पात्रों को के चारों ओर रखे गए वाहन और हाई और ड्रैग रेस के समान है, जो कार अनुमान फिल्मों के अनुसार फ्रेंचाइज के इतिहास में वापसी का संकेत देते हैं। उन्होंने पात्रों को ड्रैग दृश्य के ऊपर कारगर व उल्लेख किया, जो कार संस्कृति में फ्रेंचाइजी की प्रगत बदलाव को एक तरह से संदर्भित करते हैं। और रिलीजिंग की बात की जाए तो फास्ट एक पहले यानी एक तरह से फ्रांस में और स्वीडन में 17 मई 2023 को और संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मई को रिलीज होने वाली है। फरवरी 2016 में डीजल ने 9 के और 10वीं फिल्म के लिए शुरुआती रिलीजिंग तारीख की घोषणा की थी। 10वीं फिल्म शुरू में 2 अप्रैल 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन F9 के बाद एक तरह से कोविड-19 महामारी के कारण 10वीं फिल्म की रिलीजिंग तारीख को देरी करी और इसी साथ 10वीं फिल्म की रिलीजिंग तारीख को निश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया। और जून 2021 में डीजल ने 10वीं और 11वीं फिल्म के लिए फरवरी 2023 और फरवरी 2024 की साक्षात रिलीजिंग तारीख की घोषणा की। वह अगस्त फास्ट एक तरह से एक्स आधिकारिक तौर पर 7 अप्रैल 2023 को रिलीज होने की घोषणा थी और दिसंबर में फिल्म को मई 2023 का वापस एक तरह से धकेल दिया गया और आईमैक्स और अन्य प्रीमियम एक तरह से बड़े पर प्रारूप सहित व्यापक रूप से रिलीज होने वाली है। साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो द व्रैप के एक तरह से लिखा हुआ है कि जेनर फास्ट ने के अनुसार लगाए गए फिल्म के एक तरह से अचानक बढ़े हुए समग्र उत्पादन बजट का तो F9 ने अधिकतर 70% से अधिक एक तरह से अपेक्षा वाले विश्व बजट पर हवा दिया है और फास्ट एक्स अपने तत्काल पूर्ववर्ती के साथ एक तरह से तुलना में कम लाभदायक हो सकता है। और फ्री सेट टिक ने दोस्तों इसने बताया कि एक दिन पहले 9 फरवरी 2023 को मध्यरात्रि को टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी और इसके साथ बुकिंग कई एक तरह से राज्यों में चालू भी हो गया। इंडिया में ऑफिशियल रूप से इसकी बुकिंग अभी चालू नहीं की गई है, जैसे चालू होती है तो मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ इस मूवी के बारे में बताया जाए तो अगली फिल्म के लिए एक योजना बना रहे हैं। वे एक एक्शन स्कोर और इमोशन के मामले में बहुत बेहतरीन मूवी होने वाली है। इसी के साथ फरवरी 2023 में डीजल ने कहा कि रॉबर्ट ब्राउन जूनियर को मुख्य प्रतीक्षा के रूप में अंतिम किस्त में अभिनय चाहते हैं और एक चरित्र का खुलासा करते हुए
विकसित किया गया और डॉम के विपरीत है। और रोडी ग्रज ने कहा कि वह चाहते हैं कि मैडर 10 को अंतिम एक तरह से फिल्म में शामिल किया जाए। बाद में उस महीने डीजल ने भी पुष्टि की कि वह 11वीं फिल्म अंतिम श्रृंखला किस्त होगी और जो कठिन हो जाता है और वह ऑफ स्क्रीन काम है और सोचा और प्रेरणा कथाओं के लिए एक तरह से थोड़ी कठिनाई होगी। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। रिलीजिंग, कास्टिंग, प्रोडक्शन, सारी की सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं और इसी के साथ अब कास्टिंग के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं लुइस, एक तरह से इनका पूरा नाम है लुइस लेड्रियस। इनका जन्म 17 जून 1973 में हुआ। ये एक फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक और निर्माता है। एक्शन फिल्मों में अपने काम के लिए जाने वाले और इन्होंने पहली 2 ट्रांसफॉर्मर फिल्म 2002 और 2013 में, एनसी सोड 2005 और द इनकोडिंग हेल 2008 और फ्लैग्स ऑफ द टाइटेंस 2010 और इसी के साथ नाउ यू सी 2013 और टेलीविजन श्रृंखला द कार्ड क्रिस्ट एक तरह से एज ऑफ रेस्टिंग 2019। उनकी नवनीत फिल्म द सी फास्ट एंड फ्यूरियस का किस्त एक तरह से फास्ट एक्स 2023 में लॉन्च होने वाला है, जिसी के बारे में हम डिटेल जान रहे हैं, साथ ही साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने इनके बारे में बताया, इनका जन्म 17 जून 1973 में हुआ था। तकरीबन आज इनकी उम्र 50 साल है। पेरिस फ्रांस में इनका एक जन्म हुआ। साथ ही साथ एमला और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। मुख्य रूप से एक मूवी डायरेक्टर और इसी के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा 2002 से वर्तमान तक। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये एक इनकी माँ का नाम है फोर्स लेटरी और इनकी एक तरह से पिता का नाम सोलियस, पिता का नाम बताया, और इसके साथ माँ का नाम है कैथरीन लेट्रिया। और इनके प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो लेट्रियर का जन्म एक तरह से पेरिस में हुआ था, जो निर्देशक फ्रैंक लेट्री और कोस्टल डिजाइन कैथरीन लेट्री के बेटे हैं। वे राजनेता लोरेट फेब्री और एक तरह से उनके भतीजे भी हैं। उन्हें अपनी माँ द्वारा कलात्मक रूप से निर्देशन किया गया और लघु फिल्मों के साथ प्रयोग करने से पहले लेट्रिया पहले एक संगीत समूह के लिए एक ड्रम था और साथ ही साथ 18 साल की उम्र में विज्ञापन और प्रचार में कुछ प्रशिक्षण के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में टाइसन स्कूल ऑफ आर्ट में सिनेमा का अध्ययन करने के लिए फ्रांस छोड़ दिया। और इसी के साथ इनकी स्टोरी बताया तो मुख्य रूप से 1972 में इन्होंने एलियन से पुनः रूपांतरण के सेट पर जीना पियर जीन की सहायता की और इसी के बाद वो फ्रांस लौटे और उन्होंने न्यू एक तरह से पैशन के लिए एक क्लब इंटरनेशनल लोरिस के साथ फिल्म जॉन ऑफ आर्क में विज्ञापनों का निर्माण किया और इसके साथ 2002 के निर्माण के दूसरे सहायक निर्देशक के रूप में एलन चार्ट के साथ सहयोग किया। बाद में 2002 में लुइस और लेट्रियर ने द एक तरह से ट्रांसपोर्ट का निर्देशन किया, जो कि जेम्स स्टैम्प की अभिनीत एक एक्शन फिल्म थी। हालांकि यूएस रिलीजिंग ने उन्हें कलात्मक निर्देशक और कोरी यूएफओ निर्देशक के रूप में सूचीबद्ध किया और यूरोपीय रिलीजिंग की शुरुआत में कैनेडी ने उन्हें निर्देशित क्रेडिट दिया और इसके साथ यूएन को एक्शन डायरेक्शन के रूप में सूचीबद्ध किया गया। और इसी के साथ साथ उन्होंने जेट ई और एनसीरेड में निर्देशन किया, जो उनकी एकल फिल्म फीचर एक पूर्ण लंबाई वाली मार्शल आर्ट फिल्म 2004 में आई। और इसी के साथ उन्होंने एक बार में स्थापना ट्रांसपोर्ट 2 का निर्देशन नियंत्रण सौंपा और 2008 में हॉलीवुड कार्यकारी फ्रांसीसी निर्देशन की एक लहर के हिस्से के रूप में उन्होंने अपनी पहली बड़ी बजट वाली अमेरिकन फिल्म द इनकोडियन हल्क का निर्देशन किया। उनकी आगामी परियोजना वार्नर ब्रदर्स द्वारा निर्मित 1981 की फ्लैग्स ऑफ द टाइटन्स थी और ये एक रीमेक थी जिसे 2 अप्रैल 2010 को रिलीज़ किया गया। हालांकि जून 2010 में जोनाथन लेवेंस को अगली कड़ी के लिए निर्देशक के रूप में नियमित किया गया था और इसी के साथ जिसमें लेट्रियस की बहुत से को फिल्म में भागीदारी का संदेश था। लेट्रियस ने जासूसी कॉमेडी फिल्म ग्रेसबी 2016 का निर्देशन किया,
जिसे सचिन बेरियन और कौल ने लिखा और अभिनय किया। 2015 में डैन टाइड हॉलीवुड ने बताया कि लेटरी सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए शायद थिएटर फिल्म एक तरह से इन द डीप कॉन्वर्सेशन करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि 3 जून 2015 को द वार्प ने बताया कि लेटरी रचनात्मक मतभेद के पहले एक बजट में कमी के कारण फिल्म से बाहर हो गए थे। और इसी के बाद 2019 में लेटरी ने नेटफ्लिक्स के लिए द डार्केस्ट एज ऑफ रोटियर के पहले सीजन का निर्देशन किया। द डार्केस्ट की एक सीक्वल सीरीज जिसमें 10 घंटे लंबे एपिसोड शामिल थे, जिसमें पूरी तरह से एक कठपुतली और विशेष प्रभाव वाली शामिल थे। साथ ही साथ 2022 में लेटरी ने घोषणा की कि वह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की 10वीं किस्त और फास्ट एक्स का निर्देशन करेंगे, जो श्रृंखला निर्देशक जेस्टी लिन की जगह लेंगे। जॉन विन और एक तरह से डीजल द्वारा निर्मित और अभिनीत है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इनकी फिल्मोग्राफी सबसे पहले 2005 में फैसला, उसके साथ इसके बाद इनकी जो अगली मूवी है उसका नाम था, एक तरह से मैं आपको बता दूं, ट्रांसपोर्ट। और इसके साथ इन्होंने अब तक कई बड़ी बड़ी मूवीज़ का डायरेक्शन किया है जिनके लिए इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ और अब इनकी हम मूवीज़ बताया तो सबसे पहले इनकी जो मूवीज़ थी वो तो मैंने आपको बता दी, और इसी के साथ एक तरह से अभी आगामी जो नई मूवी है उनके बारे में भी हम बता देंगे। तो वीडियो को उससे पहले लाइक कर दे, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इनकी मूवीज़ के बारे में बात चल रही थी, और इनकी 2010 की ट्रांसपोर्ट 2 और इसके साथ 2008 में द इनक्रेडिट हल्क का निर्देशन किया और क्लैश ऑफ द टाइटन्स, और 2013 में नाउ यू सी मी, और इसके साथ 2016 में ग्रैम पेस और इसके साथ द टेक डाउन, और 2023 में फास्ट एक्स का डायरेक्शन करने वाले हैं। साथ ही साथ एक्शन रोल के रूप में कई मूवीज़ में देखिए, एक तरह से क्लास ऑफ द टाइटन में। और टेलीविज़न शो की बात की जाए तो ये कौन और लूपिन और डार्क मैटर में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको बताई, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई। और अब हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के जो एक तरह से स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखी उनके बारे में, उसके बाद कास्टिंग पे भी फटाफट से आ जाएंगे। तो इस मूवी की कास्टिंग में सबसे पहला नाम उभर के आता है जेस्टी लिन। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1971 में हुआ। ये एक फिल्म निर्माता है और 2017 एक तरह से दुनिया भर में 2.3 बिलियन की अमेरिकन डॉलर की कमाई की थी। इनकी मूवी का नाम था 10 विल अमेरिकन, और इसने ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। साथ ही साथ ये और भी कई मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं, द फास्ट एंड फ्यूरियस 2006 और बेटर लक टुमारो 2002, फ्यूरियस 6 इसी के साथ F9 2021 में आने वाली, उसका भी डायरेक्शन इन्होंने संभाला था। एक तरह से 16 स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी। और इसी के साथ साथ इनके एक तरह से स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से, और इसके साथ लिन का जन्म 11 अक्टूबर 1971 को ताइपे तानवी में हुआ। वह 8 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गए और कैलिफोर्निया में बड़े उन्होंने पास के एक सैरो हाई स्कूल में स्नातक किया। लिन ने मार्च 1990 में बॉय स्काउट ट्रूप 607 के एक तरह से सदस्य रहते हैं। एक तरह से इसी के साथ उन्होंने ली ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में लॉ एजियंस और स्नातक एक तरह से लिया, और उन्होंने UCL स्कूल ऑफ थिएटर में फिल्म एंड टेलीविज़न से फिल्म और टेलीविज़न में एक प्रमुख कला स्नातक किया और 2007 में एक विशेष छात्र पुरस्कार जीता। और इसी के साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कई मूवी स्क्रिप्ट लिखी है। सबसे पहले इसमें नाम उभर के आता है 1986 के फैक के लिए खरीद। इसके एक तरह से सबसे पहले इस मूवी का डायरेक्शन इन्होंने नहीं किया था। साथ ही साथ इसी के साथ मैं बात करने जा रहा हूँ इनके बारे में। तो बेसिकली इनकी जो फर्स्ट मूवी थी उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ इनकी जो अगली मूवी थी उसका नाम था बेटर लक टुमारो, और साथ 2006 में इनकी मूवी है द फास्ट एंड फ्यूरियस।
पहला धमाकेदार कमाई करने वाली फास्ट एंड फ्यूरियस, और इसके साथ 2009 में फास्ट एंड फ्यूरियस ऑफिशियल रूप से एक तरह से अगला पार्ट आया, और फास्ट 5 2011 के अंदर इसका डायरेक्ट करते हुए नजर आए। 2013 में फास्ट एंड फ्यूरियस 6, और इसी के साथ 2015 में हॉलीवुड एडवेंचर। साथ ही साथ 2016 में स्टार ट्रेक बिगिनर्स में अपना निशान करते हुए नजर आए। साथ ही साथ फास्ट 9 के अंदर भी अपना एक तरह से जलवा दिखाते हुए नजर आए थे। और इसी के साथ इन्होंने अब तक कई बड़ी बड़ी मूवीज़ में अपना किरदार निभाया है। 2030 में फास्ट एक्स में आपको देखने को मिलने वाला है, और इसी के साथ 2 और मूवीज़ में आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी जिनकी रिलीजिंग डेट फिक्स नहीं की गई है। सबसे पहली मूवी है द लास्ट डे ऑफ द जॉन एली जॉन, और इसके साथ वन पंच। और टेलीविज़न शो में भी कई में ये देखने को नज़र आए हैं। साथ ही साथ 2022 में द एंड गेम में भी ये एक तरह से आपको स्क्रिप्ट लिखते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों एक तरह से स्क्रिप्ट जिन्होंने लिखी थी उनके बारे में बता दी, और एक और नाम उभर के आता है इनके साथ स्क्रिप्ट लिखने में इनका साथ दिया है एक तरह से डैन मेयर, जो एक अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर है, और ये एक तरह से मुख्य रूप से अमेरिकन में स्क्रिप्ट लिखने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो बेसिकली इनका जन्म एक तरह से यूएस अमेरिका में हुआ। साथ ही साथ करियर के बात की जाए तो ये अब तक कई बड़ी बड़ी मूवीज़ में अपने एक तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है टाइटन्स का क्रोध 2012, और इसी के साथ वुमेन 2023, फास्ट एक्सेस 2023 में आपको अपने जलवे दिखाते हुए ये नज़र आने वाले हैं। साथ ही साथ इनके साथ और भी कई बड़ी मूवीज़ में अपने जलवे दिखा चुके हैं। और तीसरा जो नाम है स्क्रिप्ट राइटिंग में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा जो नाम है उनका नाम है एक तरह से जैज डीन। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने अभी तक कुछ खास मूवीज़ नहीं लिखी, लेकिन फास्ट एक्स एक तरह से 10F10 में अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए जाने जाएंगे, क्योंकि ये मूवी हम सभी को पता है सुपर हिट रहने वाली है। इससे पहले इन्होंने एक मूवी का इस एक तरह से अमेजॉन स्टूडियो द्वारा रिलीज होने वाली एक मूवी हेल बंग 200 मिलियन से साथ इन्होंने सौदा किया, और मूवी भी बड़ी सुपर हिट रही। और साथ ही साथ कई मूवीज़ में अपना जलवा दिखा चुके हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो डेडपूल 2012, और जीने के एक तरह से 24 घंटे 2007, और टुमारो वार इसके अंदर 2021 में अपना जलवा दिखाते हुए नजर आए थे। और उसके साथ फास्ट एक्स 2023 में अपने जलवे को दिखाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ एक तरह से ये आपको अपकमिंग मूवी एक तरह से एक्सीडेंट में भी नज़र आने वाले हैं, जो कि अपकमिंग मूवी है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त थी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो या फास्ट एंड फ्यूरियस के दीवाने हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। साथ ही साथ मूवीज के अपडेट लाते रहते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी लाते रहते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों हमने कास्टिंग के बारे में भी जान लिया। साथ ही साथ हम ओटीटी जो एक तरह से मूवीज या सीरीज रिलीज होती है, चाहे वो अमेजॉन प्राइम की हो, एप्पल म्यूजिक की हो, चाहे डिज्नी हॉटस्टार की हो, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड होती रहती है। साथ ही साथ फैक्ट और अपडेट की वीडियो भी अपलोड होती रहती है। तो इन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाल ही में हमारी जो इंडियन जो मूवी है द एलिफेंट विस्पर, उसने अवार्ड जीता था, उस पर भी हमने वीडियो बना रखी है। मैंने उसकी लिंक आई बटन पर दे दी है, आप जाकर सिंपली उसे देख सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों अब जानते हैं इस मूवी की और डिटेल। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिशेल रोड्रिगेज के बारे में। इनके बारे में बात की जाए तो मैट मिशेल रोड्रिगेज इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 12 जुलाई 1977 में हुआ, जिन्हें एक तरह से उनके मंच का नाम एक तरह से मिशेल रोड्रिगेज से बेहतर जाना जाता है। ये एक अमेरिकन अभिनेता है, और इन्होंने 2000 में स्वतंत्र स्पोर्ट ड्रामा फिल्म गर्ल फ्राइडे 2000 में एक पेशकश में मुक्केबाजी की भूमिका निभाई थी और अपने करियर की शुरुआत की।
और इसी के बाद ये कई मूवीज़ करती रही और लोगों द्वारा इन्हें पहचाने जाने लगा। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ डेब्यू प्रदर्शन के लिए इंडिया पर एक तरह से रिपेड अवार्ड भी जीता और गौतम अवार्ड जीता। रेडियंस ने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में लेट ऑर्टिन की भूमिका निभाई और रेजिडेंट ईविल फ्रेंच में रेन कॉल्म्स की भूमिका निभाने वाली वे क्राइम थ्रिलर SWT में दिखाई दी थी 2003 में। और इसी के साथ साथ जेम्स कैमरून ने के विज्ञान और महाकाव्य अवतार 2009 और एक्शन फिल्म बैटल लॉस एंजियस 2011 में भी अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं। इनका पूरा नाम एक तरह से मैंने आपको बता ही दिया है। आज इनकी उम्र तकरीबन 44 साल है। इनका जन्म USA एटलोनियो में हुआ था। ये मुख्य रूप से एक अभिनेत्री है और साथ ही साथ जिस वर्ष से इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर जमाने चालू किए वो था 2000। फिर इसी के बाद वर्तमान तक बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। बायोपिल ट्रैपिड डी एग्रो 2000 में मिनीवल मिनवाइल को चित्रित करने के बाद इसी के साथ साथ उन्होंने शोषण फिल्म मार्च 2010 और मार्च किल्स 2015 को एक तरह से एक्टिंग से कई अवार्ड दिलाए और साथ ही साथ कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म ट्राइबो 2013 और स्पर्श द लॉट ऑफ विलेज 2017 में भी अभिनय किया, जबकि हैट फिल्म विधवाओं और इसी के साथ अन्य प्रदर्शनों के लिए समीक्षाएं एक तरह से प्रशंसित की गई। और फिल्म के बारे में रोडियंस ने नाटक टेलीविजन श्रृंखला लोक्स 2005 से 6 और 2009 से 10 में एना लुइस कॉर्टेन की भूमिका निभाई। एनी में एक तरह से इम्पोर्ट ग्राउंड प्रिज्म 2005 से 6 की अंग्रेजी भाषा अनुदान में लिज रिकॉन आवाज़ देते हुए नजर आई। उसने अवतार और फास्ट एंड फ्यूरियस के वीडियो गेम स्पिल ऑफ अपनी भूमिका को दोहराते हुए टू क्राइम स्टीम ऑफ ला 2003 और ड्रामा फिल्म 2004 और हेलो 2 2004 में कॉल ऑफ ड्यू ब्लेम ऑफ में दिखाई दिए, जो कि 2012 में आई। प्रारंभिक जीवन में के बारे में बात की जाए तो मार्टे मिसोड रेड्डी का जन्म 12 जुलाई 1988 को सैन एंटोनिया टेक्स में हुआ। उनकी मां कैरियम एक तरह से मिलाइट रोड और डॉकनी है, जबकि उनकी पिता रैफन एक तरह से रिकी थे। और इसके साथ साथ 17 साल की उम्र में उन्होंने यूटोरिक चली गई, जहां अंत में जैसे एक तरह से सिटी न्यू में अपनी एक तरह से बस गई। वहाँ पर विलियम्स एंड डिकली हाई स्कूल में वह एक तरह से अपनी स्कूली शिक्षा रहते हुए प्राप्त हुई, लेकिन बाद में GED कार्तिक किया गया और कुल मिलाकर उसे 5 स्कूलों से निकाल दिया गया। पढ़कटा लेखन और निशान करने के लिए अंतिम शिक्षण के साथ अभिनय में करियर करने के लिए छोड़ने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए बिजनेस स्कूल में पढ़ाई की। और रोडियंस के 10 भाई बहन और सौतेले भाई बहन हैं। वह आंशिक रूप से अपनी धर्मप्राण धार्मिक नानी द्वारा पाली गई। उसके साथ इन्होंने अब तक कई एक तरह से मूवीज़ में अपने किरदार के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ 350 अंदाज को एक तरह से हराने वाली एक तरह से बॉक्सिंग चैम्पियनशिप मूवी में भी इन्होंने, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, किरदार निभाया। उसके बाद 2001 में आई द फास्ट एंड फ्यूरियस में सबसे पहला किरदार निभाया इसने फास्ट की, जो एक तरह से मल्टीपल पार्ट आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इनका 2001 में था। और इसके साथ रेजिडेंट इविल 2002 में। और इसी के साथ इन्होंने कार्टून नेटवर्क श्रृंखला IGPX में लिजी रॉक की आवाज़ दी। 2005 से 2006 तक उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला लोस में कठिन पुलिस एंड लूसी कोर्ट शो के दूसरे सीजन के लिए एक तरह से अपने आप को तैयार किया। और इसके साथ 2009 में शो के 5 सीजन द लाइक के दूसरे एपिसोड में एक कैमियो के साथ लौटी। 2010 में वाइट दे ट्राई ऑफ श्रृंखला की अंतिम कड़ी में फिर से लौटी। 2008 में रेडी के राजनीतिक नाटक बैटल इन सिल्ट में एक तरह से चार्ल्स थेर और वूल हेरन के साथ दिखाई दी। 2009 में फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म श्रृंखला की चौथी किस्त फास्ट एंड फ्यूरियस में दिखाई दी और बाद में उसे वर्स्को रोडियंस ने जेम्स कैमरू की विज्ञान कथा और साहित्य महाकाल अवतार में भी अभिनय किया। साथ ही साथ 2010 में रेडियंस रॉ एक तरह से मॉर्चन में भी दिखाई दी। 2011 में वह विज्ञान कथा फिल्म बैटल लॉस और एजियस में हारू एक हार्ड के साथ दिखाई दी। 2012 में वह रेडियंट इविल और इसके साथ
क्लोर ब्रून्स और क्लोर की भूमिका निभाने के लिए लौटे। 2013 में उसने एक तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस 6 में एक तरह से लेटरी के रूप में अपनी रॉबर्ट ट्रैक की अगली कड़ी मार्च किल्स में लूज शो के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। उन्होंने ड्रीम वर्क के एनिमेशन के टार्बन में के चित्रण को आवाज़ दी। साथ ही 2015 में फ्यूरियस 7 में दिखाई दी। 2016 में उसने सिंगरी वीरर के साथ द असाइनमेंट में भी अभिनय किया। 2017 में उन्हें स्पार्टवर्स द लॉस्ट विलियन को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने द फेट ऑफ द फ्यूरियस में एक तरह से अपने किरदार निभाने के बाद 2018 में उन्हें निर्सांग स्वीट मैफली की विभिन्नताओं में विलियन डेविन के साथ अभिनय किया और 2019 में निर्सांग जेम्स कैरन के साथ अपनी फिल्म एलियट के लिए फिर से काम पर गई। साथ ही साथ इन्होंने हॉलीवुड स्टार 2019 में निर्माण किया। एक तरह से मूवी का नाम था द एंटोल्स और इसी 2013 में रोडिस ने कहा कि वे कई परियोजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें से एक पारिवारिक साहित्य फिल्म, एक तरह से ड्रागा ड्रम और एक महिला अनुक्रम अवधि का टुकड़ा में शामिल हुई। साथ ही साथ इनके बारे में और मैं डिटेल बताऊँ तो फिल्मोग्राफी के बारे में सबसे पहले इनकी जो पहली फिल्म थी वो आई थी 2000 के अंदर, गन फाइट, जो कि सबसे पहले इनकी मूवी थी। और इसी के साथ तकरीबन 1 साल के अंदर इन्होंने द फास्ट एंड फ्यूरियस में अपने किरदार के लिए जाने लगे। और इसके साथ 3AM 2001 में, 2002 में सैड इवल में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आई। साथ ही साथ ब्लू क्रश में 2002 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ 2003 में ये SWAT और 2004 में कंट्रोल और इसके साथ 2005 में बोली रेंज में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। 2006 में द ब्रीड और इसके साथ 2007 में बेटर इन स्किट और 2009 में फास्ट एंड फ्यूरियस और इसके साथ 2009 में अवतार मूवी में भी अपने किरदार के लिए जानी जाती हैं। साथ ही साथ 2013 में फास्ट एंड फ्यूरियस 6 और इसी के साथ फ्यूरियस 7 में भी अपने किरदार के लिए जानी जाती है। और साथ ही साथ 2021 के F9 में भी आपको देखने को मिली और 2017 में फास्ट एंड फ्यूरियस का जो एक तरह से पार्ट आया था उसमें भी अपने किरदार को निभाते हुए नजर आई। साथ ही साथ 2023 में ये जो मूवी आ रही है ड्रैगन्स हॉर्न्स, एक तरह से ये मूवी है, ये आपको देखने को मिलने वाली है। इस मूवी के अंदर भी आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ फास्ट एक्स और फास्ट एंड फ्यूरियस 11 यानी इसका अगला पार्ट भी आपको कंफर्म देखने को मिलने वाला है। इनकी कास्टिंग जो है अगले पार्ट के लिए भी फिक्स कर दी गई है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। कई लोग बोल रहे थे ये सेक्शन यानी एक तरह से ये पार्ट 10वां जो एक तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट है ये फाइनल पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका 11वां पार्ट अभी ही आने वाला है। इसकी एक तरह से कन्फर्मेशन पहले ही कर दी गई थी और टेलीविज़न शो में भी कई ये टेलीविज़न शो कर चुकी है अब तक। और दोस्तों इनके अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहला अवार्ड जीता 2001 तरह से 2 में, जो कि इनके लिए था एल्मा पुरस्कार। और उसके साथ 2005 में भी इन्होंने कई अवार्ड जीते और 2017 में टीनी चॉइस अवार्ड्स अपने नाम करते हुए नजर आई। तो दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले किरदार की। मैं बात कर रहा हूँ टेरी गिब्सन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनके बारे में बात की जाए तो टिरिस डैरन गिब्स इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 30 दिसंबर 1988 का हुआ। ये एक अमेरिकन अभिनेता है और एक गायक भी। इन्होंने 1988 में अपना शीर्षक वाला एक पहला एल्बम जारी किया जिसमें एक स्वीट लेडी प्रदर्शित हुई, जो कि USA ब्लैकबोर्ड हॉट 100 में 12वें स्थान तक पहुंची। इनके दूसरे और तीसरे एल्बम में 2000 वाट्स और लाइव ब्रॉन गो क्रमशः 2001 से 2002 में जारी रखी। और साथ ही साथ इन्होंने शो का एक तरफ से 7वें स्थान पर पहुंची। इसी के साथ इन्होंने 2011 में ओपन इंटेंस 2011 में अपने किरदार को निभाते हुए नजर आई। साथ ही साथ बिलबोर्ड 2000 का नंबर पर भी अपने किरदार को निभाते हुए नजर आई, जो कि उनकी सर्वोच्च चैरिटी एल्बम बन गई। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 मिलियन से भी अधिक रिकॉर्ड बेची है। साथ ही साथ
इनके बारे में बात की जाए तो इनकी तकरीबन उम्र 40 साल है। इनके अन्य नाम है काले टीवी और इसके साथ व्यवसाय इनका एक सिंगर भी है, साथ ही साथ अभिनेता भी है और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। ये इस इंडस्ट्री में 1984 से काम कर रहे हैं और वर्तमान तक बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। ना एक तरह से नॉर्मो शो ने इनकी पहली पत्नी थी और दूसरी पत्नी सैमथा ली ग्लव्स। साथ ही साथ इनके 2 बच्चे हैं। इसके बारे में बात की जाए तो इनकी एक तरह से सैलरी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने अब तक जॉन स्टीन और कॉर्मिक ऑफ एच हुड फिल्म बेबी बॉर्न 2001 में गिवस की पहली भूमिका निभाई थी और इसी के साथ तकरीबन कई मूवीज में ये दिखाई दी और इसके साथ कॉमेडी फिल्म राइड एल्गो 2 2016 में भी दिखाई दी। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल मैंने जैसे कि बात बता दी आपको और साथ ही साथ ये एक तरह से स्क्रिप्ट भी इन्होंने कई मूवी की लिखी। 2009 में ब्रियस और टारियन गॉल महल की कॉमिक्स कॉन की एक यात्रा में प्रेरित होकर इन्होंने 8 मई 2012 को गिब्सन द हाउस टू गेट आउट ऑफ हियर में शीर्षक अपनी पहली पुस्तक जारी की, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर में बनी और 5 फरवरी 2013 को इसे एक तरह से रिलीज़ कर दी गई। साथ ही साथ इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात की जाए, गिब्सन ने 2007 से 2009 में नॉर्थ मिशन में शादी की और एक दंपति एक संतान की एक तरह से बेटी है और जिसका नाम 2007 में एक तरह से रखा गया। और इसी के साथ डिस्कोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 83 1998 में और 2000 वार्स 2001 में। साथ ही साथ खुला एक तरह से बाग 2011 में और ब्लैक रोज 2015 में। सुंदर एक तरह से दर 2023 में देखने को आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ ये 2003 में टू फास्ट टू फ्यूरियस के अंदर भी आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर 2007 में भी देखने को मिले। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर रिवल्स ऑफ द फाइलेंस में भी 2009 में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ फास्ट एक्स में और इसी के साथ 2030 में ये स्ट्रॉन्ग एक तरह से मेटल में भी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ हेलन की मौत और खोपड़ी के अंदर भी ये देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ ये 2013 के अंदर भी कई मूवीज़ में देखने को मिले हैं और दोस्तों इनके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ अगले किरदार पे चलता है जिनका नाम है लुड्स क्रिस्टोन्स बैन और ब्रिजेस इनका पूरा नाम है। ये 11 सितंबर 1970 में जन्मे। ये एक अमेरिकन और एक तरह से हस्बात के एक होम फोन्स के रूप में जाने जाते हैं। एक अमेरिकन रैपर और अभिनेता और रिकॉर्ड कार्यकारी है। चैंपियन इलियंस में जन्मे लुटकिंग्स 9 साल की उम्र में अटलांटिक जॉर्जन चले गए, जहां उन्होंने पहली बार रैप करना शुरू किया और डीजे के रूप में अपनी संक्षिप्त कार्यकाल के साथ शुरुआत करते हुए उन्होंने 1990 के दशक के अंतराल में अपना खुद का रिकॉर्ड एल्बम डिस्ट्रिक दिया, जो कि अपना पहला एल्बम इन क्रोग बन गया। और 1999 में डेक जॉन और रिकॉर्ड के साथ हस्ताक्षर करने के बाद एल्बम को उनके प्रमुख एल्बम डेब्यू बैंक फॉर द फर्स्ट नाइट के लिए रिप्रेज किया गया और फिर से रिलीज़ किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ इन्होंने कई मूवीज़ में अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की बैंकर हाई स्कूल में। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने जॉर्जियन स्टेट यूनिवर्सिटी में भी कई दिनों के लिए अपनी ग्रेजुएशन यहीं से ली है। उसी के साथ ये एक रैपर और इसके साथ एक हीरो और इसके साथ म्यूज़िक और एक तरह से म्यूज़िक स्टार भी और रिकॉर्ड निर्माता, रिकॉर्ड कार्यकारी और एक एरोप्लेन पायलट भी है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बेहतरीन लगभग 5 से 6 खूबियों के लिए जाने जाते हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1998 से वर्तमान तक। ये मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो ये एक पुस्तक भी लिख चुके हैं कई, जिनका नाम भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले इनके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो बेसिकली इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने अब तक कई एक तरह से बुक्स में अपना एक तरह से हाथ बटोरा है। साथ ही साथ कई मूवीज़ में भी आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इनके बारे में और बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इनकी मूवीज़ के बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं,
इन्होंने 2011 वर्ल्ड ऑफ माउस के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले इनकी मूवी थी और उसके साथ 2010 में इन्होंने बैटल ऑफ द सेक्शन 2010 में अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। क्रैश 2004, गोमर 2009 और इसी के साथ और भी कई बड़ी बड़ी मूवीज़ में अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। इलोइंस के चैंपियंस और जन्म में क्रिस पोर्टर बेंजिर और इसी के साथ एक किशोर के रूप में और पार चले गए और इसके साथ उन्होंने 1995 में अपनी स्नातक उपलब्धि प्राप्त करने के बाद इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने चालू किए। टुडेस ने क्रैश लोवर नाम के एक अटलांटिक में हॉट 97.5 यानी हॉट यानी एक इंटरनेट के फिर एक डीजे के रूप में काम किया और अपने रेडियो कैरियर के दौरान उन्होंने लूड क्रिस से संगीत निर्माता डैमबर्ट से मिले और जिन्होंने इनकी एल्बम टीम्स लाइफ ऑफ द बेसमेंट में एक लूड क्रिस को लौटाया और 2000 में MTV के हिप हॉप सॉन्ग एक तरह से डायरेक्टर इफेक्ट के साथ बोलते हुए लूड क्रिस ने समझाया कि उनके मंच का नाम बेतुका शब्द का एक नाटक था और 1999 में लूड क्रिस ने अपने स्वतंत्रता लेबल डिस्क का एक तरह से अपना पहला एल्बम इन क्रॉस जारी किया और इसके साथ इस इंडस्ट्री में उन्होंने अब तक अपने कई सुपरहिट मूवी दी। एक तरह से XXL के अंक के साथ रिजिंग थैपर ने 2006 के बहुप्रांतिक एल्बम के साथ लूड क्रिस को 9वें स्थान पर रखा और उसके साथ इन्होंने अपनी कई एल्बम्स दी। उसके साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2001 में इन्होंने सबसे पहली अपनी मूवी दी जिसका नाम यदि मैं आपको बताऊँ तो उस मूवी का नाम था एक तरह से दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उस मूवी का नाम अभी मुझे कंफर्म नहीं है। सबसे पहली जो मूवी थी उसका नाम था द वास्प। इसके साथ सेकंड जो मूवी है 2003 में पेपर क्रैश और इसके साथ 2003 में टू फास्ट टू फ्यूरियस और इसके साथ क्रैश 2004 में और इसके साथ हॉस्टी और फ्लोवर इसके साथ द हेड ऑफ गेम और इसके साथ अमेरिकन हॉस्टेन और इसके साथ 2009 में गेमर और इसके साथ और भी कई बड़ी बड़ी मूवीज़ में अपने जलवे दिखा चुके हैं। 2013 में फास्ट एंड फ्यूरियस 6 के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ फास्ट एंड फ्यूरियस 7 और इसके साथ ये अब तक के जो फास्ट एंड फ्यूरियस की जितनी भी मूवीज़ आई है उनमें सब में देखने को मिले। फास्ट ने एक तरह से 9 में भी अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। फास्ट एक आपको देखने को ही मिलने वाली है जिसके अंदर भी अपना किरदार निभाएंगे। साथ ही साथ फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 जी हाँ दोस्तों इस मूवी के अंदर भी अपने किरदार के लिए जाने जाएंगे। ये मूवी आपको 2024 में देखने को मिलने वाली है। इसके साथ टेस्टिंग थॉट द सॉन्ग इसके अंदर भी ये अपने किरदार के लिए जाने जाएंगे। इनका रोल है तीजा पैर के रूप में। तो दोस्तों इनके बारे में भी हमने कई आपको डिटेल बता दी है। साथ ही साथ अब हम बात करने जा रहे हैं नेटली एमल्यूस के बारे में। इनका जन्म 2 मार्च 1990 में हुआ। ये एक ब्रिटेन अभिनेत्री है और एमल्यूस ने 1990 के दशक के अंत में थिएटर में अपनी अभिनय करियर की शुरुआत की। विवन बेस्ट एंड प्रस्तुति जैसे संगीतम द लायन किंग में भूमिका प्राप्त की और 2006 में उन्होंने अपने लोग स्क्रीन करियर की शुरुआत की। साथ ही साथ इन्होंने MCU और HBO एक तरह से संतरान श्रृंखला गेम ऑफ द थ्रोन 2013 और 19 में विसाइड के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। 2015 में इन्होंने द स्पॉट बैंड में अपना किरदार निभाया। साथ ही साथ कई मूवीज़ में अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2012 में इन्होंने 800 इसके अंदर अपना किरदार के लिए जाने जाते हैं। फ्यूरियस 7 में इन्होंने सबसे पहली स्टारिंग की और उसके बाद ये जाने लगे और 2017 में इन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस और 2018 में मैरजी रन द डेड क्रश और उसके साथ द टाइटन और उसके साथ आर्मी ऑफ द टिबर और उसके साथ 2023 में DA हार्ट में देखने को मिलने वाले। फास्ट एक्स में 2023 में इसी के साथ फास्ट एंड फ्यूरियस 2 जो कि 2024 में आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें भी अपने किरदार के लिए जाने जाएंगे। मेगोल पिल्स 2024 में ये मूवी आई थी, इसमें भी अपने किरदार के लिए जाने वाले हैं। साथ ही साथ इन्होंने अब तक कई बड़ी बड़ी मूवीज़ दी हैं जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। तो दोस्तों कई एक तरह से सुपरस्टार है जो मेन सुपरस्टार थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ इसकी जितनी भी अपडेट थी मैंने आपको बता दी है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने फास्ट 10 के बारे में जाना, यानी फास्ट एंड फ्यूरियस की एक तरह से 10वीं जो फिल्म है उसके बारे में जाना बेसिकली, और F11 की जो कंफर्मेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, और प्रोडक्शन के बारे में जाना, कास्टिंग के बारे में जाना, साथ ही सिनेमेटोग्राफी के बारे में जाना। एक नंबर सिनेमेटोग्राफी होने वाली है और कार एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिलने वाली है। मूवी का बजट तकरीबन 300 से 400 मिलियन डॉलर के बीच में है, यानी बहुत ही जबरदस्त ये मूवी रहने वाली है। तो दोस्तों इंडिया में भी ये ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिलेगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 9 मई को ये ऑफिशियल रूप से रिलीज हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हमने ये सारी डिटेल आज हमने जानी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।